नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि की। इस पूरे विशाल और जटिल डेटा, मौसम के चक्र और ऐतिहासिक क्रांतियों के ताने बाने को आज हम डीकोड करेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल समझ और कुछ विजुअल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इसे गहराई से समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस विशाल डेटा को बहुत ही लॉजिकली नेविगेट करने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से लेकर सीधे खेतों में उगने वाली फसलों तक। आंकड़े, किसानों की चुनौतियां, फसल ऋतुएं, नवाचार और अंत में ग्लोबल रैंकिंग, ये सब कुछ आज कवर होगा। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, एग्रीकल्चर बाय द नंबर्स। अगर देश की इकोनॉमी को मैक्रो लेवल पर देखा जाए तो आज भी हमारी लगभग 55% आबादी अपने जीवन यापन के लिए सीधी तौर पर खेती से जुड़ी है। लेकिन जब हम इसके फाइनेंशियल डेटा को देखते हैं ना, तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। ये देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। 1951 में देश की जीडीपी में खेती का योगदान करीब 52% था, जो आज से उड़कर सिर्फ 18-19% के आसपास रह गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या देश में खेती कम हो गई? बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। खेती का उत्पादन कम नहीं हुआ है, बल्कि हुआ यह है कि हमारे सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ने बहुत तेजी से लंबी छलांग लगाई है। और ये चार्ट इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। पूरे भारत के कैनवस को देखें तो 51% हिस्सा कृषि भूमि यानी एरेबल लैंड है। ये सच में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला आंकड़ा है, क्योंकि पूरी दुनिया का औसत सिर्फ 11% के आसपास है। इसके अलावा 21% हिस्से में जंगल है, 24% बंजर जमीन है और सिर्फ 4% चारागाह है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले क्विक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक पॉइंट लेते हैं। जरा सोचिए, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन ने भारत को कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स या कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? सही जवाब है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं, ये 15 अलग अलग माइक्रो इकोनॉमीज हैं। हर एक क्षेत्र की मिट्टी, वहां का तापमान और बारिश का पैटर्न एकदम अलग है। यही वजह है कि हम एक ही देश में सेब भी उगा लेते हैं और कॉफी भी। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, खेती की 5 प्रमुख चुनौतियां। देखिए, मैक्रो डेटा तो बहुत ही इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत में भारतीय कृषि के सामने कुछ बहुत ही गंभीर अड़चनें भी हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। मुख्य रूप से ये 5 बड़ी अड़चनें हैं: मानसून पर बहुत ज्यादा निर्भरता, खेतों का छोटा आकार, मशीनों की कमी, बीजों की खराब क्वालिटी जहां रिसर्च की कमी है, और अंत में कोल्ड स्टोरेज का अभाव। जरा इस 5वें पॉइंट के बारे में सोचिए। सिर्फ सही स्टोरेज न होने की वजह से हर साल हजारों टन अनाज और सब्जियां सड़ जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कैपिटल और 2400 घंटे बिजली का आज भी काफी स्ट्रगल है। पहली चुनौती को अगर करीब से देखें तो इसे एकदम सटीक नाम दिया गया है, मानसून का जुआ। आज भी हमारी 55% खेती पूरी तरह से आसमान की तरफ देखती है, यानी प्रकृति पर निर्भर है। सिर्फ 45% हिस्से में ही इरिगेशन या सिंचाई की पक्की सुविधा है। मतलब आज भी आधे से ज्यादा कृषि सीधे तौर पर प्रकृति के मूड पर निर्भर करती है। अब इस 66% वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत में 66% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब आप ही बताइए, इतने छोटे से टुकड़े पर बड़े ट्रैक्टर या भारी हार्वेस्टर मशीनें कैसे काम कर सकती हैं? मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए किसानों को आज भी हल और बैल जैसे पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनकी लागत और बढ़ जाती है। चलिए सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, फसल ऋतुएं और निमोनिक्स। अब हम कुछ बहुत ही मजेदार विजुअल ट्रिक्स यूज करेंगे ताकि ये भारी भरकम फसल चक्र रटने ना पड़े, बल्कि एक ही बार में हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएं। हमारी पहली मैजिकल ट्रिक है खजाना। ये खरीफ की फसलों को याद रखने का एकदम जादुई तरीका है। इसे डीकोड करते हैं। ख से खरीफ, जा से जून जुलाई यानी बुआई का समय, और ना से नवंबर दिसंबर यानी कटाई का समय। धान, बाजरा, कपास और गन्ने जैसी इन फसलों को बहुत भारी मात्रा में पानी चाहिए होता है, जो इन्हें सीधा मानसून से मिल जाता है। और रबी की फसलों के लिए हमारी ट्रिक है बैसाखी। हम सबको पता है कि रबी की मेन फसल गेहूं 13 अप्रैल यानी बैसाखी के दिन काटी जाती है। बस यहां से 5 महीने पीछे चले जाइए। क्या आया? अक्टूबर नवंबर। एकदम सही। यानी सर्दियों की शुरुआत में गेहूं, सरसों और आलू जैसी फसलें बोई जाती हैं, जिन्हें उगने के लिए ठंड और पकने के लिए तेज धूप की जरूरत होती है। आगे बढ़ने से पहले एक और रैपिड फायर चेक पॉइंट आ गया है। भारत का वो कौन सा राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक है? कोई आइडिया? इसका जवाब हमें सेक्शन 4 में मिलेगा, जहां हम बात करेंगे खेती के तरीके और नवाचारों की। देखते हैं कि किसान इन भौगोलिक और आर्थिक अड़चनों से पार पाने के लिए कौन से साइंटिफिक और इनोवेटिव तरीके आजमा रहे हैं।
तो पिछले सवाल का जवाब है सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य है जिसने केमिकल फर्टिलाइजर्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसके अलावा आजकल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ट्रेंड भी काफी बढ़ रहा है। इसमें बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां किसानों को बीज देती हैं और फसल का दाम पहले से ही तय कर लेती हैं। इससे मार्केट में दाम गिरने का जो रिस्क होता है वो एकदम खत्म हो जाता है। और ये क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र का प्राकृतिक विज्ञान तो सच में कमाल का है। देखिए होता क्या है, जब खेत में गेहूं जैसी भारी फसल उगाई जाती है तो वो मिट्टी का सारा नाइट्रोजन खींच लेती है। तो अगली बार जानबूझकर दालें उगाई जाती हैं। दालों की जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हवा से नाइट्रोजन खींचकर वापस मिट्टी में फिक्स कर देता है। इससे मिट्टी नेचुरली रिचार्ज हो जाती है और यूरिया का भारी भरकम खर्च बच जाता है ना कमाल की साइंस। आइए अब सेक्शन 5 पर चलते हैं, भारतीय कृषि की क्रांतियां। ये वो ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट्स हैं जिन्होंने देश को अनाज की कमी से निकालकर एक ग्लोबल पावर बना दिया। 1966-67 का वो दौर याद है? वो सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था, हरित क्रांति। एमएस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग ने HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बौने बीज पेश किए। इन बीजों की सबसे खास बात यह थी कि इन्होंने पौधे की लंबाई बढ़ाने के बजाय अपनी सारी एनर्जी अनाज के दाने को बड़ा करने में लगा दी। इसका रिजल्ट देखते ही देखते गेहूं का उत्पादन 5 गुना और चावल का 3 गुना बढ़ गया। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ इंद्रधनुषी क्रांति का। यहां रंगों का लॉजिक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। शुरुआत हुई डॉक्टर वर्गीस कुरियन के ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति से, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। फिर आई पीली सरसों के लिए पीली क्रांति, पानी के नीले रंग की वजह से मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति, टमाटर और मांस के लिए लाल, फलों के लिए सुनहरी और पेट्रोलियम के लिए काली क्रांति। ये सब मिलकर सच में एक रेनबो बन गए। फाइनली हम आते हैं अपने आज के इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6, ग्लोबल रैंकिंग और भविष्य। इतनी सारी चुनौतियों का सामना करने और क्रांतियों से गुजरने के बाद आज दुनिया भर में स्थिति क्या है? ये आंकड़े सच में किसानों की असीम क्षमता और मेहनत को सलाम करते हैं। छोटे खेतों और उस मानसून के जुए जैसी भारी चुनौतियों के बाद भी आज भारत दूध, दालों और जूट के उत्पादन में पूरी दुनिया में नंबर 1 है और चावल, गेहूं और गन्ने के उत्पादन में हम नंबर 2 पर हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी और गर्व करने वाली उपलब्धि है। लेकिन इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक विचार करने वाली बात है। आज हमें ग्लोबल पावर तो है, लेकिन जब हमारे 55% खेत आज भी मॉनसून का जुआ खेल रहे हैं, तो क्या क्लाइमेट चेंज भविष्य में इस कृषि खजाने के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं बन जाएगा? जरा इस गहरे सवाल के बारे में सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।